नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर नजर डालने वाली हैं जिसमें न सिर्फ इस सबकॉन्टिनेंट का नक्शा बदला बल्कि उसकी तकदीर भी लिख दी। भारत में मुगलों का आगमन। जी हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण है। ये कहानी सीधे पानीपत की लड़ाई से शुरू नहीं होती बल्कि दशकों पहले मध्य एशिया की पहाड़ियों में शुरू हुई थी। ये कहानी है बाबर की। तो चलिए आज इसी सफर को करीब से देखते हैं। हम सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं देखेंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं, कौन सी ठोकरें थीं जिन्होंने फरगना के एक राजकुमार को हिंदुस्तान का शहंशाह बना दिया। जब हम बाबर की बात करते हैं तो अक्सर बस एक नाम याद आता है, लेकिन उसका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका मतलब है धर्म का रक्षक, शेर। और उसकी कहानी जैसा कि अक्सर होता है उसके वंश से शुरू होती है जो किसी भी लिहाज से साधारण नहीं था। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि बाबर की रगों में दो महान और कह सकते हैं दो क्रूर विजेताओं का खून दौड़ रहा था। दो अलग अलग विजेताओं का। जी, पिता की तरफ से वो तुर्क विजेता तैमूर लंग का 5वां वंशज था। वही तैमूर जिसने 1398 में दिल्ली को बेरहमी से लूटा था, और बाबर को इस विरासत पर बहुत नाज था। और माँ की तरफ से? माँ की तरफ से वो मंगोल विजेता चंगेज खान के वंश से आता था। मतलब एक तरफ तैमूर की साम्राज्य बनाने वाली विरासत और दूसरी तरफ चंगेज खान की वो खाना बदोश दुनिया को रौंद डालने वाली ताकत। तो ये दोहरा वंश ही उसकी महत्वाकांक्षा की सबसे बड़ी वजह रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो इस शक्तिशाली वंश के राजकुमार का जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी में। लेकिन शाही खून होने के बावजूद उसका बचपन और शुरुआती जीवन कांटों से भरा था। हाँ, उस समय मध्य एशिया छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर कोई एक दूसरे का दुश्मन था। बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख के अपने ही रिश्तेदारों से रिश्ते बेहद खराब थे। मतलब घर में ही दुश्मन थे। बिल्कुल, समरकंद पर उसके चचेरे भाई का राज था, ताशकंद पर उसके साले का, और दोनों की नजर फरगना पर थी। और यही कहानी में एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं अचानक मोड़ आता है जिसने बाबर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जी, 8 जून 1494 को उसके पिता अपनी छत पर कबूतरों को दाना खिला रहे थे और अचानक छत समेत नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। और उस वक्त बाबर की उम्र क्या थी? महज 11 साल और 4 महीने। इस एक पल ने उसे फरगना के तख्त पर बिठा दिया। लेकिन ये कोई आसान ताजपोशी नहीं थी। क्यों? क्योंकि राज्य के जो अमीर थे, मतलब जो प्रभावशाली सरदार थे, वो इतने छोटे लड़के को राजा नहीं बनाना चाहते थे। वो किसी और को चाहते थे। हाँ, उनकी पसंद बाबर का छोटा भाई जहांगीर मिर्जा था। तो फिर एक 11 साल का बच्चा इतने ताकतवर सरदारों के सामने कैसे टिका? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार सामने आता है, बाबर की दादी एहसान दौलत बेगम। अच्छा। वो एक बेहद बुद्धिमान और राजनीतिक रूप से बहुत चतुर महिला थी। उन्होंने ही सरदारों को संभाला, साजिशों को नाकाम किया और बाबर की गद्दी को सुरक्षित किया। तो राजा तो बन गया, लेकिन बाबर के दिल में एक जुनून था, एक शहर जिसे वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था, समरकंद। हाँ, समरकंद। मेरा सवाल ये है कि समरकंद को लेकर बाबर का ये जुनून कुछ ज्यादा ही नहीं था? मतलब एक शहर के लिए बार बार अपना सब कुछ दांव पर लगा देना? सवाल बहुत दिलचस्प है और इसके दो गहरे कारण थे। पहला तो विरासत। समरकंद उसके पूर्वज तैमूर की शानदार राजधानी थी, तो उसे जीतना एक तरह से तैमूर का असली हकदार बनना था। बिल्कुल, वो खुद को साबित करना चाहता था। और दूसरा कारण थोड़ा व्यक्तिगत था। बाबर प्रकृति और खूबसूरती का बहुत बड़ा प्रेमी था। अच्छा। उसने अपनी आत्मकथा बाबर नामा में समरकंद के बागीचों, उसकी इमारतों की बहुत तारीफ की है। उसके लिए समरकंद एक सपने जैसा था। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने कई कोशिशें की। 1497 में वो कामयाब भी हो गया। पर यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये था कि समरकंद के जुनून में वो अपनी बुनियाद, मतलब फरगना को ही भूल गया। ये कैसे हुआ? जब वो 100 दिनों तक समरकंद में था तो पीछे फरगना में विद्रोह हो गया और वो उसके हाथ से निकल गया, और कुछ ही समय बाद उसे समरकंद भी छोड़ना पड़ा। मतलब न घर के रहे न घाट के। सही कहा आपने। वो एक ऐसा राजा बन गया जिसके पास कोई राज्य नहीं था। सब कुछ शून्य हो गया। बिल्कुल। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसे खोजंद की पहाड़ियों में एक खाना बदोश की तरह भटकना पड़ा। हाँ? लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 1501 में उसने एक बार फिर किस्मत आजमाई। और इस बार उज़्बेक नेता शैबानी खान को हराकर समरकंद पर फिर कब्जा कर लिया। और यही एक बहुत दिलचस्प बात होती है। जिस दुश्मन से उसने समरकंद छीना,
उसी से उसने अपनी सबसे बड़ी सीख ली। जी हाँ, शैबानी खान की सेना एक खास युद्ध नीति का इस्तेमाल करती थी, तुलुगमा युद्ध प्रणाली। एक मिनट, तुलुगमा, ये सुनने में तो बहुत टेक्निकल लगता है। आसान शब्दों में ये क्या था? देखिए, आसान शब्दों में तुलुगमा का मतलब था सेना को कई हिस्सों में बांटना। अच्छा। मुख्य सेना सामने से लड़ती थी, जबकि दो छोटी टुकड़ियां तेजी से घूमकर दुश्मन पर बगल से या पीछे से हमला कर देती थी। ओह, तो ये एक तरह का फ्लैंकिंग मैन्यूअर था, मतलब दुश्मन को घेर कर मारना। बिल्कुल। इससे दुश्मन में भगदड़ मच जाती थी, उसे समझ ही नहीं आता था कि हमला हो कहां से रहा है। और हिंदुस्तान की सेनाएं तो आमने सामने की लड़ाई की आदी थीं, उनके लिए ये बिल्कुल नया रहा होगा। जी, और विडंबना देखिए, बाबर ने अपनी सबसे बड़ी हार से जीत का सबसे बड़ा हथियार सीख लिया था। हार से मतलब वो समरकंद फिर हार गया? हाँ, वो समरकंद को इस बार भी सिर्फ 8 महीने ही अपने पास रख पाया और शैबानी खान ने उसे बुरी तरह हराकर समरकंद से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। तो समरकंद का सपना टूट गया था, और एक राजा के लिए बिना राज्य के भटकना, ये तो बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन रही होगी। शायद यही वो पल था जब बाबर ने समझा कि विरासत को पाने से पहले एक मजबूत बुनियाद बनानी पड़ती है। और वो बुनियाद उसे काबुल में मिली। आपने एकदम सही समझा। समरकंद की हार के बाद उसने पश्चिम की तरफ देखना छोड़ दिया और पूरब की ओर यानी अफगानिस्तान की तरफ ध्यान दिया। और 1504 में उसने बहुत आसानी से सिर्फ 10 दिनों में काबुल पर कब्जा कर लिया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब उसके पास एक स्थिर राज्य था। और काबुल जीतने के बाद उसने एक बड़ा सांकेतिक कदम उठाया। 1507 में उसने अपनी पुश्तैनी उपाधि मिर्जा को त्याग दिया और पादशाह की उपाधि धारण की। जी, ये तो बस एक नाम बदलना हुआ या इसका कोई गहरा मतलब था? नहीं, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। देखिए, मिर्जा की उपाधि तैमूरी वंश के सभी राजकुमार इस्तेमाल करते थे। अच्छा, तो पादशाह यानी सम्राट कहकर उसने खुद को उन सबसे ऊपर घोषित कर दिया। बिल्कुल, एक तरह से अपने ही रिश्तेदारों को एक पैगाम था कि अब मैं तुम्हारे बराबर नहीं, तुमसे बड़ा हूं, मैं एक स्वतंत्र शासक हूं। और काबुल के लोगों के साथ उसके रिश्ते कैसे थे? बहुत अच्छे। काबुल की जनता उसे बहुत पसंद करती थी। बाबर जब भी कहीं से लूट का सामान लाता तो उसे काबुल की जनता में उदारता से बांट देता था। अच्छा। हाँ, इसी दरियादिली के कारण लोगों ने उसे प्यार से मस्त कलंदर कहना शुरू कर दिया था। तो अब बाबर काबुल में स्थापित हो चुका था, समरकंद की तरफ से वो निराश था। फिर उसकी नजर हिंदुस्तान पर क्यों और कैसे पड़ी? इसकी कई वजह थी। एक तो, जैसा हमने कहा, तैमूर की विरासत। वो मानता था कि पंजाब पर उसका पुश्तैनी अधिकार है। और कोई वजह? सबसे बड़ी वजह थी भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति। उस वक्त दिल्ली में क्या चल रहा था? दिल्ली में लोधी वंश का शासन था और सुल्तान था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी एक घमंडी और शक्की मिजाज का शासक माना जाता था। उसने अपने ही अफगान सरदारों को अपमानित करना शुरू कर दिया, जिससे वो सब उसके खिलाफ हो गए। तो मतलब हिंदुस्तान का घर अंदर से ही कमजोर था। बिल्कुल। उसके अपने चाचा आलम खान लोधी और पंजाब का सबसे शक्तिशाली गवर्नर दौलत खान लोधी दोनों से नफरत करते थे। और इसी का फायदा उठाकर बाबर ने भारत पर एक के बाद एक 5 आक्रमण किए। जी हाँ, पहला आक्रमण 1519 में बाजौर और भेरा के किलों पर हुआ। और खास बात यह है कि भारत की भूमि पर तोपखाने का पहली बार व्यवस्थित इस्तेमाल बाबर ने इसी हमले में किया था। तो ये शुरुआती हमले एक तरह से प्रोबिंग अटैक्स थे, मतलब वो सिर्फ ताकत नहीं आजमा रहा था, बल्कि हिंदुस्तान के इलाके और यहाँ की कमजोरियों को भी समझ रहा था। आपने सही पकड़ा। दूसरा और तीसरा आक्रमण भी इसी तरह के थे। वो आता, कुछ इलाकों को जीतता, लेकिन काबुल में किसी विद्रोह की खबर सुनकर उसे लौटना पड़ता। लेकिन चौथा आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था, है ना, 1524 में। हाँ, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस बार बाबर खुद नहीं आया, उसे बुलाया गया था। बुलाया गया था? किसने? पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने। उन्होंने उसे दिल्ली पर हमला करने का औपचारिक न्योता भेजा। तो एक तरह से भारत के दरवाजे खुद भारत के लोगों ने ही उसके लिए खोल दिए थे। लेकिन ये दौलत खान की सिर्फ गद्दारी थी या इब्राहिम लोधी की अपनी नीतियां ही इतनी खराब थीं? देखिए, जड़ तो इब्राहिम लोधी की नीतियों में ही थी, लेकिन दौलत खान का भी अपना स्वार्थ था। वो चाहता था कि बाबर आए, इब्राहिम लोधी को हराए और वापस चला जाए और उसे पंजाब का स्वतंत्र शासक बना दे। बिल्कुल। लेकिन बाबर के इरादे कुछ और थे। उसने आकर लाहौर और लगभग पूरे पंजाब पर खुद कब्जा कर लिया, जिससे दौलत खान नाराज हो गया होगा। बहुत नाराज हो गया और वो बाबर के खिलाफ ही साजिश करने लगा।
ये पूरा मामला विश्वासघात और महत्वाकांक्षा का एक जाल था, और ये चौथा चरण भी अधूरा ही रहा। और फिर आया 5वां और अंतिम चरण। जी, 5वां और निर्णायक आक्रमण। इस बार बाबर पूरी तैयारी के साथ आया था। वो जानता था कि ये उसकी आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई होगी। नवंबर 1525 में वो निकला और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में उसकी सेना इब्राहिम लोधी की विशाल सेना के सामने खड़ी थी। तो आज हमने बाबर की उस यात्रा को देखा जो फरगना के एक छोटे से राज्य से शुरू हुई, समरकंद की गलियों में भटकी, काबुल में स्थिर हुई और आखिर में हिंदुस्तान के दरवाजे पर आकर रुकी। हमने उसकी जिद, उसके संघर्ष और उसकी लगातार सीखने की क्षमता को समझा, और ये भी देखा कि कैसे हिंदुस्तान की आपसी फूट ने एक बाहरी ताकत को यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करने का मौका दे दिया। यहाँ एक विचार करने वाली बात यह है कि इतिहास को अक्सर बड़ी लड़ाइयों से याद रखा जाता है, जैसे पानीपत। लेकिन क्या असली कहानी उस एक दिन की लड़ाई में है, या उस लड़ाई तक पहुंचने के 30 साल लंबे सफर में? क्या एक साम्राज्य की नींव सिर्फ जीत से रखी जाती है, या लगातार मिलती असफलताओं, अपमान और उनसे सीखे गए सबकों से रखी जाती है? बाबर की कहानी शायद यही बताती है कि अंतिम जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण वो लड़ाइयां होती हैं जो इंसान रास्ते में हारता है और फिर भी खड़ा हो जाता है।